लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है, लोकतंत्र की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो हम ये देखते हैं बच्चों की जो लोकतंत्र है ना वो गैर लोकतांत्रिक देशों से कितना ज्यादा अच्छा है और कितना बुरा है। लोकतंत्र का मूल्यांकन अगर हमें करना है तो हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें की गई हैं, क्या किया गया है देश के नागरिकों के लिए, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए क्या किया गया है, सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्या किया गया, ये सामाजिक मतभेद को खत्म करने के लिए क्या किया गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों लोकतंत्र के परिणाम यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक बच्चों जितने भी चैप्टर हमने 9th या 10th में पढ़े और उनकी जो हमने समझ बनाई, वो जो उन सब चीजों की जो समझ बनाई, वो समझ जो है बच्चों ना इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। और ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं और जो गैर लोकतांत्रिक या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और एक लोकतांत्रिक देश में वहां के नागरिकों को क्या क्या लाभ होते हैं और गैर लोकतांत्रिक देश को क्या है, कौन कौन से क्या है नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है बच्चों, ये सारी चीजें हम क्या है देखेंगे, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेकर कुछ बेसिक टर्म होते हैं उनके बारे में आप समझ पाओगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता किसे कहते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत जरूरी होती है। दूसरा है बच्चों जवाबदेही, यानी जो सरकार होती है, जो देश की सरकार होती है वो क्या है, वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है और संविधान ने या लोकतंत्र ने किस तरीके से उनको जवाबदेही बनाया है। इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, हम समझेंगे वैधिक या वैधानिक सरकार, लेजिटिमेट जिनको गवर्नमेंट कहते हैं, उनके बारे में समझेंगे बच्चों। ठीक है, फिर हम इसमें एक चीज ये भी समझेंगे कि जो लोकतांत्रिक देश है और गैर लोकतांत्रिक देश है उनके बीच का डिफरेंसेस क्या है, इसमें ये भी समझेंगे। और हम ये समझेंगे कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उन लोकतांत्रिक देश में क्या होता है बच्चों की जो आर्थिक समृद्धि है, क्या गैर लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है या गैर लोकतांत्रिक देशों से पीछे रह जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। और एक लोकतांत्रिक देश कैसे सामाजिक जो विविधता है या हम कह लो कि जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको कैसे सामंजस्यपूर्ण बनाए रखता है या कैसे उसको एकोमोडेट करता है या कैसे उसको क्या है संभाल के रख पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये चैप्टर आप खुद से पढ़कर बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपसे पूछा जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से सुने और जो भी चीजें मैं कुछ बताते चलता हूं, कुछ नोट्स कराते चलूंगा या कुछ लिखता हूं उस बोर्ड पर यहां पर, तो आपको क्या करना है, वो क्या करना है, नोट करते चलना है। और कुछ चीजें अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको अगर लगता है कि लिख लेना चाहिए, वो आप लिख लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि वो पीपीटी के अलावा एक अक्षर अगर आपका अक्षर बता रहे हैं तो बताना। ठीक है, लेकिन मैं जब यहां पर पढ़ाऊंगा तो आपकी ऐसी समझ विकसित करूंगा कि इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझ पाओगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसके वो आप क्या है लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से, हालांकि मैंने आपको बता दिए हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो मैंने आपको बताया कि टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, या गैर लोकतांत्रिक देशों से लोकतांत्रिक देशों में लोगों के अधिकार कितने, लोगों को क्या लाभ होते हैं। उसी में मैंने बताया कि पारदर्शिता क्या है, जवाबदेही क्या है, ठीक है, वैधानिक सरकार क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो क्या कहते हैं आर्थिक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो आर्थिक परिणाम है वो कैसे हैं, लोकतंत्र में जो सामाजिक परिणाम है उसका क्या है, वो सारी चीजें क्या है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो अब हम सबसे पहले समझते हैं बच्चों, क्योंकि आप 9th 10th दोनों में 10th के आप लास्ट में एकदम पहुंच गए हो, ठीक है, और
बहुत सारे चैप्टर से पीछे पढ़ लिया आपने, 9th में आपने पूरा पढ़ा। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी आप उठाकर देखोगे तो क्या है बच्चों, वो आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। चाहे वो लोकतंत्र में कैसे काम करता है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है, लोकतंत्र की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार क्या है, ये सारी चीज, उनके उत्तरदायित्व क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी। तो आप 9th 10th में देखोगे लोकतंत्र 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 पढ़ाया जा रहा है। आपने ये जान ही गए होगा कि लोकतंत्र क्या होता है बच्चों। तो आपने एक बहुत फेमस, ठीक है, ये आपने कोटेशन पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए बनाया गया क्या है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है या एक शासन है, ठीक है। तो लोकतंत्र बच्चों, पहले हम यही समझ रहे थे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है बच्चों, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया क्या है बच्चों, एक शासन है, ठीक है। ये चलाया जाने वाला क्या है, एक शासन है बच्चों, शासन है। दूसरी बात बच्चों, एक ये मेरी डेफिनेशन है, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता होता है, इसको समझो बच्चों। देखो लोकतंत्र क्या है बच्चों, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, कार्यक्रम, ठीक है, और राज्य और अन्य उपकरण, अन्य राजनीति के उपकरण जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, जनता द्वारा क्या है या लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं बच्चों, तय किए जाते हैं। क्या है बच्चों, तो ध्यान सुनना, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, कार्यक्रम, नेतृत्व और राजनीति तथा अन्य राजनीतिक उपकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा तय किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकतंत्र कहते हैं। क्यों, कैसे समझोगे बच्चों, क्योंकि आप देखो कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो वो सरकार क्या है, लोगों के प्रति क्या है बच्चों, उत्तरदायी है, जवाबदेही है, ठीक है। अब यहां पर भले ही लोग जो है कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं वो उनके लिए कानून बना रहे हैं। तो यहां आप देखो कि सरकार, लोग क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कानून बनाने का काम उन्हीं के द्वारा चुने गए व्यक्ति कर रहे हैं। या हमारे देश में कह लो, हमारे लोकतंत्र में यही तो हो रहा है, हम लोकसभा के, विधानसभा के, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, मेंबर्स को चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से है हम इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ जगहों पर हम प्रत्यक्ष रूप से भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पर हम क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो आपसे यही कह रहा है कि देखो यहां पर समझो, लोकतंत्र, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कानून, नीतियां, नेतृत्व और राज्य या अन्य राजनीति के प्रमुख उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं बच्चों, तय किए जाते हैं। इसमें लोकतंत्र में हमेशा याद रखना बच्चों, लोकतंत्र में जनता, उस देश की नागरिक क्या है बच्चों, केंद्र में होते हैं। सारी की सारी चीजें जो हैं उस देश के नागरिकों की चारों तरफ चलती है, ठीक है। देश का नागरिक ही सर्वोपरि है। जब अगर आप देखो बच्चों कि जब हमारा संविधान बनाया गया और संविधान में जब प्रस्तावना जोड़ी गई तो प्रस्तावना में पहला शब्द क्या लिखा है, वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब है कि हम लोग कौन है बच्चों, देश के नागरिक। हम लोग भारत के संविधान को आत्मर्पित करते हैं या क्या करते हैं, उसको स्वीकृत करते हैं। तो मतलब समझ रहे हो क्या है इसका, इसका मतलब है कि वहां पर लोकतंत्र में या संविधान में लोग सर्वोपरि हैं और लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान क्या है, सर्वोपरि है, ठीक है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको लोकतंत्र के बारे में ये सारी चीजें समझ में आनी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप डेफिनेशन देखो कि लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। अगर आप देखो इसका, अगर मैं थोड़ा सा इसका वो करूं, लोकतंत्र क्या है बच्चों, लोक मतलब क्या है, लोग, ठीक है, और तंत्र मतलब क्या है बच्चों, शासन या प्रणाली। तो लोगों की प्रणाली, ठीक है, लोगों का शासन या लोगों की प्रणाली, तो लोगों का शासन। अब लोग कौन है, जो देश में रह रहे हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो और फटाफट हम आगे बढ़ते चलते हैं। चल अब हम बात समझते हैं कि हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम आकलन बच्चों, कैसे हम बताते हैं।
तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जो लोकतंत्र है ना, वो गैर लोकतांत्रिक देशों से कितना ज्यादा अच्छा है और कितना बुरा है, ऐसे हम आकलन करते हैं। क्योंकि हम किसी चीज का आकलन करें तो कैसे बताएंगे, हम किसी से तुलना करेंगे, किसी से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि इससे अच्छा है और इससे बुरा है। तो हम क्या करते हैं, आकलन करते समय क्या है, दो चीजों की तुलना करते हैं। बात हमेशा ध्यान रखना, हमें आकलन करना है तो आकलन हम कैसे करेंगे बच्चों, किसी भी चीज की संपूर्णता की बात कब हो सकती है, जब हम किसी से तुलना कर दें। हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहें कि रात क्या है, अगर कोई आपसे पूछे रात क्या है, तो वही है जो दिन नहीं, जो दिन है। रात क्या है, मतलब रात क्या है, जो दिन नहीं है। भाई जो दिन नहीं है वो रात है, और रात क्या है, जो दिन है, जो दिन नहीं है, सॉरी जो दिन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा किसी से। तो आपको यह समझना होगा कि जो लोकतांत्रिक देश है वो लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देशों से कितना बेटर है, वो कितना बुरा है। आकलन हम ऐसे ही करते हैं। और हम ये देखते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देशों में सरकार, आर्थिक कल्याण की नीतियां, असमानता, सामाजिक भेदभाव, स्वतंत्रता और गरिमा का कितना संरक्षण किया जा रहा है, या उनको कितना वहां वैल्यू दी जा रही है, और गैर लोकतांत्रिक देशों में कितना ही वैल्यू दी जा रही है। तो बच्चों जो लोकतांत्रिक देश होता है, वहां पर अगर हम देखें तो सरकार की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, आर्थिक कल्याण की नीतियां बनाई जाती हैं, असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है, लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। तो होता क्या है कि लोकतंत्र में ये सारी चीजें की जाती हैं, और लोकतंत्र का आकलन हम ऐसे ही करते हैं गैर लोकतांत्रिक देशों से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हम किसी भी चीज की तुलना करते समय हम दो चीजों से कंपेयर करते हैं, आकलन करते समय, उससे बेटर है या उससे कम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों। तो देखो यहां पर क्या है कि लोकतंत्र के अपेक्षित और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण की नीतियां, ये कह दो आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, या जिसको हम भेदभाव भी कह सकते हैं, या सामाजिक भेदभाव को इसमें जो मतभेद है उनको, और स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इन आधारों पर हम क्या करते हैं, लोकतंत्र के परिणामों का क्या करते हैं बच्चों, आकलन करते हैं। क्या क्या होता है, एक तो सरकार की गुणवत्ता होती है, दूसरा आर्थिक कल्याण होता है, तीसरा असमानता होती है जिसको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक मतभेद होता है जिसमें हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी है, और गरिमा इतना यानी डिग्निटी के आधार पर क्या है बच्चों, किए जाते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देशों में क्या है, देश के नागरिकों के लिए क्या है, सरकार ये सारी चीजें करती है, और सरकार से ज्यादा संविधान उनको ये चीजें प्रदान क्या है बच्चों, करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को आधार बनाकर क्या है इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार कैसी होती है, सरकार की गुणवत्ता कैसी होती है, सरकार के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सरकार है, जो देश की सरकार है, वो आर्थिक कल्याण के लिए क्या क्या नीतियां या प्रोग्राम बना रही है। फिर हम ये समझेंगे कि असमानता को कम करने के लिए उस देश के संविधान ने या उस देश की सरकार क्या प्रक्रियाएं या प्रोग्राम चला रही है, और सामाजिक मतभेद को खत्म करने के लिए सरकार की नीतियां क्या है, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए देश के संविधान और सरकार क्या प्रयास कर रही है। और हम ये समझेंगे कि गरिमा, किसी भी व्यक्ति के सम्मान को और गरिमा को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या किया गया है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, और सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। और इन आधारों पर हम क्या करते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देशों के बीच में हम तुलना कर लेते हैं, और हम ये समझ जाते हैं कि लोकतांत्रिक देश जो है वो गैर लोकतांत्रिक देशों से बहुत ज्यादा अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है, और कई मामलों में क्या है वो बुरा है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलो, समझते चलो, और बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ते चलो। ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ते चलो, चले आगे बढ़ जाए बच्चों। चलो अब हम देखेंगे बच्चों कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों। लोकतंत्र का मूल्यांकन अगर हमें करना है तो हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें की गई हैं, क्या किया गया है देश के नागरिकों के लिए, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए क्या किया गया है,
सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्या किया गया, ये सामाजिक मतभेद को खत्म करने के लिए क्या किया गया, सरकार की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया। इससे क्या करेंगे हम बच्चों, मूल्यांकन करेंगे एक गैर लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देशों के बीच। ये दोनों चीजें जब एक साथ चलेंगी ना बच्चों, तभी आप ज्यादा समझ में आ पाएगा आपको चैप्टर। आप ऐसा समझो कि सिर्फ हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते चले और गैर लोकतंत्र के बारे में नहीं कंपेयर करेंगे तो हम फिर उतनी अच्छी समझ नहीं बना पा रहे इस चैप्टर में, समझ रहे हो। तो चलो अब देखो यहां पर लोकतंत्र सरकार का बेहतर स्वरूप है। क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जो एक व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहली बात यह कही गई है कि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। कैसे समानता में बढ़ावा देता है, तो बच्चों समझो, हमारे भारत की संविधान के अनुच्छेद 15 में एक बात बोली गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब यहां राज्य पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने और उससे कहा कि आप समानता को बढ़ावा दो और आप क्या है, किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति और या इनमें से किसी एक के आधार पर क्या है, आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो लोकतंत्र में होता क्या बच्चों, दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी देशों में क्या है, उनका संविधान है और संविधान में क्या है, कुछ चीजें स्पष्ट लिख दी जाती हैं। ऐसे हमारे देश में क्या है बच्चों, देश के संविधान में एक बात बोली गई अनुच्छेद 15 में, और अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बात समझो बच्चों, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब देश में कुछ पिछड़े जाति के लोगों को क्या है, उनको सार्वजनिक प्लेसों में या सार्वजनिक चीजों में क्या है, जाने से मनाही थी। जैसे मंदिर में जाने से मनाही थी, शिक्षा विद्यालय स्कूलों में जाने से मनाही थी, तालाब से पानी भरने में मनाही थी। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये चीजें सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा है। तो सरकार ने या लोकतांत्रिक देश ने, लोकतंत्र ने क्या किया, समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। ठीक है बच्चों, समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया, इसीलिए क्या है, यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखो, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। गरिमा का मतलब होता है एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, मेरे लाल और लालियों समझना इस चीज को, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उस व्यक्ति के जन्म लेते ही मानव के रूप में उसके कुछ सम्मान होते हैं, वो गरिमा के, वो क्या है, उसका कुछ सम्मान होता है। जब वो इस पृथ्वी पर मानव जाति के रूप में जब वो जन्म ले रहा है तो वो मानव होने के नाते क्या है, उसके साथ क्या है, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ सम्मान जुड़ा हुआ है। वो सम्मान जो है ना, वो उस व्यक्ति की गरिमा है और हर एक व्यक्ति को अपने सम्मान और गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार होता है। और संविधान और लोकतांत्रिक देश जो है उस व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का हर एक प्रयास करती है। ठीक है, व्यक्ति गरीब हो अमीर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके साथ कुछ सम्मान और कुछ गरिमा जुड़ी हुई है। वो जो सम्मान उस व्यक्ति के साथ जुड़ा है उसी को गरिमा बोलते हैं, उसी को डिग्निटी बोलते हैं, जो कोई भी देश की सरकार हो या कोई व्यक्ति हो उससे वो छीन नहीं सकती। ठीक है, छीन नहीं सकती। और उस गरिमा को, उस सम्मान को बढ़ाने के लिए क्या है, एक लोकतांत्रिक देश क्या है, वो भरसक प्रयास करता है और संविधान में उसके लिए प्रावधान भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर देखो, यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। कैसे सुधार करता है बच्चों, क्योंकि बात होती क्या है, यहां पर ऐसा नहीं कि गैर लोकतांत्रिक देश है हमारा। जैसे अगर हम बात करें भारत की, बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी नीतियां बनानी है, कोई भी प्रोग्राम बनाने हैं, कोई भी निर्णय लेना है, तो होता क्या है कि मंत्रियों का समूह जो है कानून और निर्णय बनाते हैं, कानून और निर्णय ले रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। तो वहां पर कोई एक व्यक्ति क्या है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले रहा है। लोकसभा में अगर हम बात करें, अगर इस समय तो 543 मेंबर हैं, सदस्य इस समय इलेक्टेड हैं वहां पर। ठीक है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर वहां पर इलेक्टेड हैं, अपॉइंटेड, मतलब वहां पर हैं। तो आप देख लो कि बच्चों 543 और 250 यानी 359 और 7,
लगभग 800 मेंबर, मैं आप लगभग आप एडिक्ट करें तो 793 मेंबर। अब बच्चों ये 793 मेंबर अगर किसी भी कानून को बनाएंगे तो क्या होगा, उस पर जिस भी चीजों पर निर्णय लिया जाएगा उससे क्या होगा, उस निर्णय की क्या होगी बच्चों, गुणवत्ता क्या है बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, गुणवत्ता क्या है, बढ़ जाएगी। तो क्या होता है लोकतंत्र में, क्योंकि राजतंत्र में क्या है, एक व्यक्ति जैसे राजा है, राजा ने क्या, जैसे सऊदी अरब में जो सुलेमान है, अगर उन्होंने जो बात बोल दी वही क्या है, देश के नागरिकों के लिए क्या है, कानून बन गया, कानून बन जाएगा। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो ये क्या करता है, या निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्योंकि जब कई लोग समूह में निर्णय लेते हैं तो निर्णय को गलत होने का या उसकी गलत होने का कम चांसेस होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बहस, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस होती है, बहस होने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर, या टकरावों को टालने संभालने का तरीका प्रदान करता है। कैसे बच्चों, समझो इसका एग्जांपल। आप देखो कि हम जब बात करते हैं बेल्जियम की, ध्यान सुनना बच्चों, जब हम बात करते हैं बेल्जियम की, आपने पहला चैप्टर पढ़ा पावर शेयरिंग, सत्ता का, है ना, साझेदारी, सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर पढ़ा। उसमें आपने देखा कि बेल्जियम के क्या थे, वहां पर अलग अलग भाषा समूह के लोग थे, अलग अलग है ना, जातीय समूह थे, अलग अलग भाषा समूह के लोग थे, फ्रेंच भाषी, ठीक है, जर्मन भाषी, ठीक है, पुर्तगाली भाषी, है ना, इस तरीके भाषी, अलग अलग भाषी के लोग थे। अब इन भाषाओं को लोगों के लेकर टकराव होने का संभावना थी। लोगों ने, इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को अपनाते हुए, लोकतंत्र की कुछ चीजों को अपनाते हुए क्या किया, सभी भाषा समूह के लोगों को क्या है, वहां पर बराबर सम्मान दिया, सभी जातीय समूह के लोगों को बराबर सम्मान दिया। लेकिन श्रीलंका में आप देख लो बच्चों क्या हुआ, श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका में बहुसंख्यक में थे कौन, तमिल लोग, सॉरी ये सिंहली भाषा बोलने वाले, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74% थे, 74% थे। तो उन्होंने क्या किया कि देश के आजाद होते ही क्या है, उन्होंने क्या किया, सिंहली भाषा को क्या है ऑफिशियल भाषा बना दिया और सिंहली भाषाओं को क्या है ज्यादा अधिकार, भाषा बोलने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार दिया। अब इससे क्या हो गया बच्चों, तमिलों और सिंगलों के बीच में क्या है, टकराव हो गया। अब वहां पर देखो कि इन्होंने लोकतांत्रिक जो चीजें हैं उसको ना अपनाया, ठीक है, तो अब इससे हो गया क्या, वहां टकराव हो गया। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, टकराव नहीं हुआ। तो अब ऐसा क्या है कि ये जो लोकतंत्र होता है ना, ये क्या करता है, टकराव को टालने संभालने का तरीका प्रदान करता है। इससे एग्जांपल समझ में आएगा बच्चों, यहां पर देखो, यह गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी निर्णय किसी सरकार ने मान लो जल्दबाजी में या किसी कारण से ले लिया, सरकार को लग रहा है कि हमारे, मैं जैसा सोच रही हूं वो सही है, और कोई निर्णय ले लिया गया और पास हो गया। लेकिन होगा क्या कि मान लो लोग ही उस चीज को मानने के लिए क्या है, तैयार ना हो। जैसे 3 किसान बिल जो थे, 3 किसान जो कानून थे वो क्या थे, सरकार ने पास कर दिया, सरकार ने कहा कि लागू होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट के जो किसान थे, उन किसानों ने क्या उसका विरोध किया और लगातार कई महीनों तक उसका विरोध चलता रहा। कई महीनों तक जब विरोध चलता रहा तो उसके बाद क्या है, सरकार ने क्या किया, उसको उन कानून को क्या है वापस ले लिया, और सरकार ने कहा कि हमारी गलती है, क्योंकि लोग जब उस कानून को नहीं मानेंगे तो हम किसके लिए लागू करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, उसको वापस कर लिया। अब यहां पर देखो क्या है, सरकार ने क्या किया, अपनी गलती को मान लिया कि हाँ हमसे गलती होगी, उन्होंने, सरकार ने सॉरी भी बोला। तो अब यहां पर देखो कि लोकतंत्र में क्या है कि किसी भी निर्णय को या किसी भी गलती को क्या है सुधारने का क्या होता है बच्चों, पूरा पूरा अवसर होता है, और उसको क्या है पूरा अवसर प्रदान करता है। क्लियर बात ये, तो ये इस वजह से क्या है, अगर हम देखो तो यहां पर क्या है, इसका हम ऐसे मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, वहां पर क्या है, राजा बोल दिया तो कोई उसका विरोध ही नहीं कर सकता, विरोध करेंगे तो राजा अपनी सेना से दबा दिया जाए, दबा उसको सप्रेस कर देगा वहां के लोगों। तो वहां किसी भी प्रकार कोई विरोध की कोई भावना नहीं होगी। तो वहां पर ऐसा लगता है, राजा कहता है कि बस मैं बोल दिया वही सही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, क्या लोकतंत्र सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें प्रभावी होती हैं गैर लोकतांत्रिक देशों से? क्या लोकतांत्रिक देश जो है, जो सरकारें हैं वो ज्यादा प्रभावी होती हैं बच्चों? हमें यह समझना है, ज्यादा एफिशिएंट हैं? तो बिल्कुल बच्चों, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि जो सामाजिक विविधता होती है, उस सामाजिक विविधता को एकजुट करने की क्या है बच्चों, शक्ति होती है उस लोकतांत्रिक देश में। लोकतंत्र में क्या होता है, सभी को समान अवसर दिया जाता है, सभी को आगे बढ़ने का समान क्या है अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, और समान क्या है उसके लिए, उनके लिए क्या है अवसर होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो अल्पसंख्यक में है या जिनकी जनसंख्या कम है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे साथ क्या है किसी भी तरीके का क्या है भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में क्या होती है, सरकार क्या है लोगों के द्वारा चुनकर जाती है। तो जो
अल्पसंख्यक में होते हैं, वो भी क्या है, वो भी क्या है, लोगों के चुनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सरकार है, जो या पार्टियां हैं, वो अल्पसंख्यकों के बारे में भी क्या है, उसी तरीके से सोच रखती है जिस तरीके से बहुसंख्यक के लिए सोचती है। दूसरा, संविधान क्या है, लोकतंत्र में क्या है, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान करता है। जैसे अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में जैसे अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में अगर आप देख लो अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। अगर हम देखें तो 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के लिए है बच्चों। अब ये क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों को क्या संरक्षित कर रहा है, अल्पसंख्यकों को और बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस वजह से क्या है, ये लोगों के बीच में जो एक अस्वीकार की भावना होती है, जो कि हम अगर अल्पसंख्यक में है तो बहुसंख्यक हमारे ऊपर क्या है, जुल्म करेंगे, या हमारे खिलाफ क्या है, या हमें सप्रेस करने का, या अपनी सारी चलाएंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। ऐसा क्या है, लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम होता है। और ये डर क्या है, लोगों के अंदर से निकल जाता है, जो भी माइनॉरिटी में होते हैं, जो भी अल्पसंख्यक में होते हैं। देखो, गैर लोकतांत्रिक सरकारें बहुत तेजी से निर्णय ले सकती हैं, लेकिन वे ऐसे निर्णय ले सकती हैं जो लोगों को स्वीकार ना हो, इसलिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये बात समझो, क्या होता है कि जो भी गैर लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी हमने बताया कि जो सऊदी अरबिया के जो सुल्तान है, अगर वो सुल्तान कोई निर्णय लेना चाहे तो उनके लिए क्या है, किसी मंत्री परिषद से, किसी मंत्री से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय ले लिया। अब जब उन्होंने निर्णय लिया तो वो निर्णय क्या है, बस लागू हो जाए। अब यहां पर यह है कि हो सकता है कि वो निर्णय बहुत सारे लोगों को स्वीकार हो और बहुत सारे लोगों को स्वीकार ना हो, और स्वीकार ना हो तो इससे क्या होगा कि वहां की जो जनता है उनके बीच में क्या है, समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि विरोध दबा दिया जाएगा। होगा क्या कि वहां पर क्या है, लोगों के अधिकार क्या है, एकदम हनन हो जाएंगे, उनका कोई किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यही देखें कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने फैसले लेने में ज्यादा समय ले सकती है, ज्यादा समय लेती है, क्योंकि इसने पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया है, इसलिए ज्यादा संभावना होती है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और ज्यादा प्रभावी भी होंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, बहुत सारे लोगों को स्वीकार ना भी हो, क्योंकि निर्णय जल्दी ले लिया गया, ज्यादा बहस, ज्यादा डिस्कशन, डिबेट नहीं हुआ। लेकिन यहां लोकतंत्र में क्या होता है, ज्यादा ही डिबेट डिस्कशन होता है, और वो डिबेट डिस्कशन के बाद जो निर्णय लिया जाता है वो ज्यादा संभावना ये होती है कि लोग उसको स्वीकार करेंगे और वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है किसमें, लोकतंत्र में। इसीलिए क्या है, लोकतांत्रिक जो देश हैं, जो सरकारें हैं, वो ज्यादा प्रभावी होती ना कि गैर लोकतांत्रिक देश की सरकारें, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, पारदर्शिता को समझते हैं। पारदर्शिता का मतलब होता है बच्चों ट्रांसपेरेंसी बच्चों, ठीक है। इसको समझो बच्चों, मैं आपको पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, क्योंकि पहले पढ़ने का काम खत्म कर देता हूं एक बार। एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, वह यह पता लगा सकता है, उसके पास निर्णय की लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। कैसे बच्चों, जैसे सरकार ने मान लो कोई निर्णय लिया, कोई भी नीति या कोई प्रोग्राम बनाया या कुछ भी निर्णय लिया, अब उस निर्णय के बारे में जो जिस देश के सरकार ने ली, उस देश के नागरिक जो है उस निर्णय के बारे में क्या है, सूचना या ये पता लगा सकते हैं कि आपने ये निर्णय जो है किस आधार पर लिया है, और सरकार को क्या है, उन चीजों को बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे और भी अगर हम एक बात बताएं तो क्या होता है कि पारदर्शिता की एक डिफिनेशन और होती है जो मैं अपने लैंग्वेज बताता हूं, वो है, ठीक है, पारदर्शिता अगर हम बात करें कि जब संगठन या सरकारें, ठीक है, जब संगठन या सरकारें अपने निर्णय, नीतियां और कार्यक्रम, ठीक है, अपने निर्णय, नीतियां और कार्यक्रम को मीडिया और लोगों से साझा करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शिता कहते हैं। जब कोई संगठन या सरकारें अपनी नीतियां, कार्यक्रम और कानूनों को मीडिया और लोगों से साझा करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शिता कहते हैं। क्योंकि जरूरी यह है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो निर्णय कितना एफिशिएंट है, वो कितना सही है देश के लिए। और अगर निर्णय लिया जा रहा है तो अगर किसी को लग रहा है, किसी देश के नागरिकों को लग रहा है कि यह निर्णय सही नहीं है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि यह निर्णय आपने किस आधार पर लिया,
और जब वो ये पूछ रहा है कि आपने निर्णय किस आधार पर लिया है, तो ये क्या कर रहा है, वो जांच कर रहा है आपकी। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शिता कहते हैं। और मैं आपको एक चीज समझाता हूं बच्चों की, जैसे एक सटीक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको और समझाने के लिए। मान लो आपके गांव मोहल्ले की सड़क बन रही है, ध्यान सुनना बच्चों, मान लो, ध्यान सुनना मेरी बात को, मान लो आपके गांव या मोहल्ले की क्या है बच्चों, सड़क बन रही है। आप सड़क बनाने वाला, बस ये पता कर लो कि ये सड़क बनाने वाला कौन है। अगर ये सरकारी अधिकारी के द्वारा बनवाई जा रही है, या अगर सरकारी व्यक्ति के द्वारा बनवाई जा रही, तो आप उस व्यक्ति से ये पूछ सकते हो कि इसमें जो आपने मटेरियल मिलाया है वो कितने बाई कितने का है, उसका जो है बच्चों, उसका गारा जो बना है वो कितना है, क्या मिलाया है आपने, कितना मिलाया है, कितनी क्वांटिटी मिलाई है, और ये सड़क कितने दिन चलेगी, ठीक है, इसको रिन्यू कराने के लिए कितने दिनों बाद रिन्यू कराना है, आप ये सारी चीजें जानकारी ले सकते हो। कितना समय लगेगा इसको बनने में, क्या चीजें इसमें मिलाई हैं आपने, किस किस चीज का मिक्सर किया है, आप सारी जानकारी ले सकते हो। और इस अधिकारी को, इस सरकारी अधिकारी को आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। वो बताएगा आपको कि हमने ये मिलाया है, ये इतने दिन लगभग इतने दिन इसकी वैलिडिटी है, इसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, ये सारी जानकारी वो देगा। ये अधिकार होते हैं देश के नागरिकों को। देश के नागरिक क्या है, सरकार और सरकार से जुड़े लोगों से क्या है बच्चों, वो क्या कर सकते हैं, वो सूचना मांग सकते हैं किसी भी चीज का। कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप सूचना नहीं मांग सकते हो, जैसे आप ये नहीं पूछ सकते हो कि हमारे जो है परमाणु बम कहां रखे हुए हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो सुरक्षा से जुड़े मामले हैं। या सेना से आप नहीं पूछ सकते कि आप कल कहां सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, आप नहीं पूछ सकते। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे आप सूचना नहीं मांग सकते हो, लेकिन वो सुरक्षा से जुड़े मामले होंगे, वो देश की सिक्योरिटी से जुड़े मामले होंगे। बाकी मामलों में आप सरकार से क्या है, आप सूचना मांग सकते हो। सरकार अगर पार्क बना रही है तो आप ये पूछ सकते हो कि इस पार्क में कितना पैसा लगा है, जितना पैसा अलॉट हुआ था क्या आपने उतना पूरा लगाया है कि नहीं लगाया, या आपने रख लिया, आपने खा लिया, आप ये पूछ सकते हो। और ये अधिकार लोगों को कब मिला है बच्चों, तो एक एक्ट आया था जिसका नाम था RTI, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों, RTI 2005 था ये, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं बच्चों सूचना का अधिकार। क्या कहते हैं बच्चों, सूचना का अधिकार। इसी सूचना का अधिकार, इसी अधिकार के तहत क्या है बच्चों, इसी के तहत क्या है, आपको यह अधिकार मिला है कि आप क्या कर सकते हो, आप सरकार से क्या है, सवाल पूछ सकते हो। उसे ये पूछ सकते हो कि आपने जो भी पैसा खर्च किया है, क्या वो उतना ही खर्च किया है जितना उस पर अलॉट हुआ था, जितना उसके लिए सैंक्शन हुआ था। अगर उसने जानकारी नहीं दी या जानकारी छुपाई, तो फिर क्या है, उसके खिलाफ क्या है, चार्ज लगेगा, ठीक है, ये होता है। और जब भी कोई RTI के तहत किसी सरकारी अधिकारी से या सरकार से जुड़े लोगों से क्या है, जब वो इंफॉर्मेशन मांगता है तो भैया वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो सूचना अधिकार क्लियर है बात। हर राज्य की राजधानी में या बड़े बड़े शहरों में क्या है बच्चों, एक सूचना आयोग बना होता है, एक सूचना दफ्तर बना होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहां भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना इस चीज को। तो इस पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जरूरी यह था कि लोगों को यह अधिकार दिया जाए, क्योंकि तभी ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये पारदर्शिता जितनी ज्यादा बढ़ेगी बच्चों, देश में भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। क्योंकि जब पारदर्शिता होगी, जब लोगों को पता होगा कि इस चीज के लिए इतनी पैसा सैंक्शन हुआ है और इस पर इतना खर्च हुआ है, तो वो बीच में जो गैप आएगा ना, कम हुआ या ज्यादा, उसका वो हिसाब रख सकेंगे और आपसे पूछेंगे ये पैसा जो बचा है उसका आप क्या करोगे। इससे क्या होगा, इससे करप्शन, भ्रष्टाचार क्या है बच्चों, कम होगा। और देश में जितनी ज्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी, या अगर हम कह लें देश में जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, वहां पर क्या है, उस देश में करप्शन उतना ही कम होगा। हालांकि करप्शन करने के लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक तरीका यही है कि बच्चों पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी किसी भी देश में, वहां पर क्या है, करप्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे बच्चों आप लोगों ने एक मैं आपका ही एग्जांपल लेता हूं। कभी कभी आप लोग क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 10th में जो बोर्ड देंगे, अगर उनको लगता है कि हमने अच्छा पेपर दिया था लेकिन हमारा क्या है, हमारी नंबर कम आए हैं,
हमारे नंबर कम आए हैं, नंबर यानी हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, हम दोबारा रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप इसी के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या है, आप इसी एक्ट के तहत क्या है, अपनी कॉपी दोबारा रीचेक करवा सकते हो। आप उस जहां से भी जिस विद्यालय से हो उस विद्यालय में क्या है, आप विद्यालय मतलब जो वहां पर जो एक मेन होता है सीबीएसई है जैसे, तो सीबीएसई बोर्ड को आप क्या है, आप इसके तहत क्या पूछ सकते हो, मतलब बोलोगे कि हमें दोबारा अपनी कॉपी रीचेक कराना है, और वो मना नहीं कर सकते, उनको करना पड़ेगा। ठीक है, वो मना नहीं कर सकते। तो ये भी एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा पेपर दिया है और अच्छे पेपर देने के बावजूद क्या हमारे नंबर कम आए हैं, यानी वहां पर क्या है किसी ने हमारी कॉपी ठीक से चेकिंग नहीं की है, मार्किंग अच्छे से नहीं की है और नंबर इसी वजह से हमारे कम आए हैं, तो फिर क्या है, आप इसी एक्ट के तहत क्या कर सकते हो, आप दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हो अपनी कॉपी की। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों उत्तरदायी। अब बच्चों उत्तरदायी का मतलब समझते हैं कि तो इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक सटीक सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। जैसे आप हो, ठीक है, और आपका एक आप मतलब आप छोटे हो मान लो, या मैं मान लेता हूं कि आप बड़े हो अपने घर में और आपका एक छोटा भाई भी है। ठीक है, मम्मी पापा हैं, आप 2 लोग हो, एक छोटा भाई है और एक आप बड़े हो। आप कुछ दिनों से देख रहे हो कि आपका छोटा भाई जो है पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है और बस, ठीक है, मतलब इधर उधर मतलब घूमता फिर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा कुल मिला के। आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, फिर आपसे रहा नहीं गया, आपसे आपने सोचा कि पूछ लेते हैं क्या मसला है भाई, ये पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। तो आपने उसको बुलाया इधर, तो आया वो, और जब आपने बुलाया तो उसने कहा कि हाँ बताओ। तो आपने पूछा कि क्या बात है भाई, आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम इधर उधर घूम रहे हो। अब तुम्हारे भाई का पता है क्या जवाब आ रहा है, कह रहा है तुमसे मतलब वो तुमसे कह रहा है कि तुमसे मतलब तुम अपना काम रख लो ना, तुम्हारा तो आधा आधा चम्मच तो खून तो ऐसे ही जल जाएगा, हमसे मतलब, मुझसे कह रहा है हमसे मतलब, तुमसे मतलब वो तुमसे डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारे प्रति अकाउंटेबल नहीं हूं, मैं मम्मी पापा के प्रति अकाउंटेबल हूं, वो मुझसे पूछेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तू अपना देख। ठीक है, उसका कहने का मतलब है, यानी वो कह रहा है कि मैं आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं हूं, तुम नहीं दे रहे हो कपड़े पढ़ाने का फीस, तुम खाने के लिए तुम नहीं दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे प्रति अभी अकाउंटेबल नहीं हूं। ये सीधी बात वो कह रहा है। आप गुस्सा आ जाओगे, अगर ज्यादा आपकी चलती है मान लो तो एक दोस्त को जमा भी दोगे, ठीक है, जमा दोगे तो वो रोने में लगेगा, लेकिन भाई सीधी सी बात है, आपको बस ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं हूं, मैं मम्मी पापा के प्रति अकाउंटेबल। ऐसी जो हमारी सरकार होती है ना बच्चों, हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। क्यों अकाउंटेबल है, जिसको समझो, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सरकार को इलेक्ट किया है, हमने उनके जो भी मेंबर हैं, चाहे आप लोकसभा की बात करो या विधानसभा की बात करो, वहां पर जितने भी मेंबर इलेक्ट होकर गए हैं उनको हमने इलेक्ट किया है, हमने उनको वोट दिया है, वोट देकर हमने उनको चुनकर क्या है लोकसभा या विधानसभा में भेजा है। तो वो क्या है, अगर वो कुछ भी करेंगे तो उसके पहले ये सोचेंगे कि हमें अगर कुछ गलत होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें लोगों को जवाब देना होगा। क्यों जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे प्रति वो अकाउंटेबल है। ये याद रखना इस चीज को, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी व्यक्ति के साथ उसके साथ जब अकाउंटेबिलिटी जुड़ जाती है ना, तो फिर वो क्या है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। क्योंकि आपको डर रहेगा ना कि हमें भाई अगर कुछ गलत हुआ तो हमें उसको बताना होगा, उसको जवाब देना होगा। आप मम्मी पापा आप तैयारी करते जा रहे हो, जो वो पूछते हैं ना तो आपसे जवाब देने नहीं बनता, आपको डर रहता है कि कब हमसे पूछ ले। क्यों, क्योंकि हम उनके प्रति अकाउंटेबल है, वो हमसे सवाल पूछेगा भाई, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या है उनके प्रति अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो चलो अब देखो, एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है, ठीक। अब वह अपने नागरिकों की ओर से लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है। मैंने क्या बताया, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट कर भेजा है तो वो हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात। ये आगे बढ़ जाए, चलो अब देखो वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब होता है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इंग्लिश बता दिया सर आपने, ये क्या होता है, कोई बात नहीं, सुनो। वैध सरकार का मतलब होता है जो सरकार जो है वो सरकार किस तरीके से आई है, क्या अवैधानिक तरीके से है या वैधानिक तरीके से। एक एग्जांपल लो, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे भारत में क्या हुए हैं, चुनाव हुए अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। उस लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, इलेक्शंस हुआ, एक इलेक्शंस हुआ जिसमें सभी के पास बराबर
मौका था कि किस देश की कोई भी पार्टी क्या है सरकार बना सकती थी। चुनाव हुए, चुनाव में वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद उसका रिजल्ट आया, निर्णय आया, और उसके बाद क्या है एक पार्टी को क्या है, एक पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और वो सरकार बनाई। अब यहां पर क्या है, जो सरकार है ये वैधानिक सरकार है, क्योंकि इसको लोगों ने चुना है, एक अच्छे तरीके से एक प्रोसेस के तहत चुनकर आई। लेकिन वही मैं आपको बताऊं बच्चों कि जैसे म्यांमार है, म्यांमार की जो सरकार है वो आज के दौर में क्या है, वो वहां पर सैनिक शासन चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो चुनी हुई सरकार हुई थी, है ना, मिंगॉन की, जो मिंगॉन जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, मिंगॉन जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनकी क्या है, उनको क्या है वहां सत्ता से हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या है वहां पर सेनापति का क्या है बच्चों शासन है, सेना शासन लग गया। तो अब वो सरकार जो वहां पर है इस समय, वो एक वैधानिक सरकार नहीं है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी सरकार नहीं, वो सैन्य शासन पर आधारित सरकार है, वो वैधानिक सरकार नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बच्चे बात करें तो जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है, आपने सुना होगा तालिबान, जो अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार थी उसको अफगानिस्तानों ने क्या है वहां से हटाकर क्या है अपना शासन कब्जे में कर लिया। तो वहां की जो सरकार है वो इलेक्शंस के माध्यम से चुनकर नहीं आई, उन्होंने उस पर कब्जा किया है। तो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो वैधानिक सरकार नहीं है। लेकिन भारत में क्या हुआ, अभी इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में सबको मौका था, सबके पास बराबर अवसर था कि कोई भी पार्टी ज्यादा वोट हासिल कर क्या है वो सत्ता में आ सकती थी। तो हमारे यहाँ क्या है, निष्पक्ष, नियमित और सही तरीके से क्या हुए चुनाव हुए, स्वतंत्र चुनाव हुए, और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से क्या है सरकार चुनी गई। ठीक है, तो यहां पर क्या बच्चों, ये हमारी वैधानिक सरकार है। लेकिन वहीं अफगानिस्तान की बात करें जहां पर तालिबान है, वो वैधानिक सरकार नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है लोगों ने अपनी सरकार नहीं चुनी, बल्कि वहां के जो वहां पर तालिबानी जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या है कब्जा कर लिया। दूसरी बात, अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने क्या है अफगानिस्तान को एक देश के दर्जा नहीं दिया है। जब से तालिबान आया है उन्होंने क्या है उसको वैधानिक सरकार का दर्जा नहीं दिया है। इसी तरीके से अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में क्या हुआ कि मिंग ऑन जो वहां की प्रधानमंत्री थी उनको हटाकर वहां पर क्या है सेना शासन लग गया है, सैन्य शासन है। तो सेना ने क्या किया, वहां के शासन को कब्जे में किया है। तो वो भी क्या है एक वैधानिक सरकार नहीं है, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से चुनकर नहीं आई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है बात ये? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर लोकतंत्र में सरकारें एक नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, जैसे भारत में हर 5 साल में हो रहा है। ठीक है, वैध सरकार वह सरकार है जिसके अंतर्गत सरकार के कानून और कार्य जनता के सामने प्रकट होते हैं तथा सरकार पारदर्शी तरीके से कार्य करती है, यानी ट्रांसपेरेंसी की तरह। ठीक है, तो जो भी, क्योंकि वैध सरकार वही है बच्चों ना कि जो भी काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जो कानून बनाए जा रहे हैं वो लोगों के सामने आते हैं, और लोग क्या है फिर लोग उसको सही तरीके से देखते हैं। जो भी चीजें हैं अगर उसमें गलत चीजें हैं तो उसका विरोध करते हैं, और नहीं है तो उसको स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या है सरकार पारदर्शी तरीके से भी कार्य करती है, वैधिक सरकार। ठीक है, क्लियर है इसलिए। अब इसका भी क्या करो बच्चों मेरे, इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है। कैसे जन्म देता है बच्चों, तो आपको पता है क्यों कैसे जन्म दे रहा है। क्योंकि बात यह है बच्चों कि लोकतंत्र में जो सरकार है वो एक वैध सरकार इसलिए होती है क्योंकि सरकार क्या है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। जो भी सरकार है वो ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम बात करें तो जो सऊदी अरब में जो सुल्तान है वहां पर उनके परिवार के ही लोग क्या है शासक बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को क्या है या देश के नागरिकों को समान अवसर है कि वो सरकार में वो चुनाव लड़कर क्या है सरकार बना सकता है। तो यहां पर जो लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है सरकार क्या है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एक तो ये तरीका है वैध सरकार होने का। दूसरा, जो सरकार बनाई जाती है, जो सरकार बनती है वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। लोगों के प्रति क्या होती है बच्चों, जवाबदेही होती है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय या उनके द्वारा बनाए गए कानून या प्रोग्राम या कार्यक्रम की जांच जो है बच्चों जनता क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के तहत कर सकती है। तो अब इससे क्या होता है, इससे सरकार की वैधानिकता क्या है बच्चों बढ़ जाती है। क्लियर बच्चों, सरकार की वैधानिकता क्या है बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की वजह से तीन चीजों की वजह से क्या है किसी भी देश की सरकार को क्या है एक वैध सरकार हम मानते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, पहली बात तो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। दूसरी, चुनी हुई सरकार क्या है वो लोगों के प्रति या जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तीसरी बात ये होती है कि जो सरकार है वो सरकार के द्वारा कोई भी कानून नीतियां या प्रोग्राम बनाए गए हैं उन कानूनों की, कार्यक्रम की, नीतियों की क्या है समीक्षा
देश की जनता क्या है समय समय पर कर सकती है, किसके तहत? सूचना के अधिकार के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है, अब यहां पर देखो, लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है, यह अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, और फिर देखो, नागरिकों को सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त हैं। अधिकार यह है कि उनको सूचना का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत साधन भी प्राप्त है उनको। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 बच्चों ये क्या कर रहा है, ये ठीक है, ये अधिकार दिया गया है और इसका साधन क्या है, ये चीजें। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फुट से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैधानिक सरकार कैसे निर्मित करता है, क्या तरीका है बच्चों? तो यहां पर आप देखो वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं अभी तक। देखो, लोकतांत्रिक निम्नलिखित तरीके से, लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो पहला तरीका तो यही है कि जो लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकारें होती हैं वो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं और लोगों का उन पर क्या है बच्चों, नियंत्रण भी होता है। क्योंकि होता यह है कि अगर मान लो जो सरकार चुनी गई और सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है और मनमाने तरीके से काम कर रही है, तो अगली बार जब 5 सालों के बाद जब भारत में चुनाव होंगे तो फिर क्या होगा, लोग उस सरकार को नकार देंगे। तो अब क्या है, इससे हो क्या रहा है कि सरकार को एक डर रहता है कि अगर हमने सही तरीके से या लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया तो लोग अगली बार हमको नहीं चुनेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का नियंत्रण भी हो रहा है सरकार पर, कंट्रोल भी है सरकार पर। तो सरकार को चुनने और उसको नियंत्रित करने का अधिकार होता है। इसीलिए क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को अपने नेता चुनने या ठीक है और अपने नेताओं पर नियंत्रण रखने का क्या होता है बच्चों, अधिकार होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी तक मैं यही समझा रहा हूं कि वो क्या है बच्चों, अकाउंटेबल है। ठीक है, वह जनता की राय, जरूरत और उम्मीदों का क्या करती है बच्चों, ध्यान रखती है। यही चीजें मैं समझा रहा हूं आपको कि जो भी सरकार है, जो भी लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है और वो जो भी कानून या जो भी प्रोग्राम या नीतियां जो बनाती हैं वो लोगों के हितों, है ना, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते क्या है बच्चों, करती है। क्लियर बात, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो और आगे, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम होते हैं। कैसे सक्षम होते हैं बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, स्विट्जरलैंड क्या है बच्चों, एक देश है। ठीक है, यहां पर ये यूरोप का एक देश है बच्चों, बहुत छोटा सा देश है बच्चों। ठीक है, छोटा सा देश है, फ्रांस के साउथ, सॉरी जर्मनी के साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ये जर्मनी के जैसे साउथ में देखोगे तो वहां पर स्विट्जरलैंड एक कंट्री है। ये स्विट्जरलैंड बच्चों क्या है, छोटा सा देश है, यहाँ की आबादी बहुत कम है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ निर्णय जो लिए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत महत्व के होते हैं, उस निर्णय पर क्या है, स्विट्जरलैंड की सारी जनता क्या है, जब तक सहमति नहीं देती है तब तक वो निर्णय क्या है, नहीं लिया जाता या उस पर सहमति नहीं बनती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में क्या कर रहे हैं बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, भूमिका अदा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है बच्चों, जो भी नागरिक हैं वो नागरिक कानून बनाने में डायरेक्टली क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब सक्षम होते हैं। अब हमारे भारत में क्या है, आप प्रत्यक्ष रूप से ठीक है उसमें शामिल है, लेकिन स्विट्जरलैंड देशों में, जैसे देशों में जहां पर लोकतंत्र भी है और जहां पर जनसंख्या कम होने की वजह से क्या है, यहां पर लोगों से सहमति ली जाती है, राय ली जाती है और उसी राय के अकॉर्डिंग क्या है, वो कानून और निर्णय बनाया या लिया जाता है, निर्णय कानून बनाया जाता है और निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब देखो, इस तरह लोकतंत्र का मूल परिणाम यह है कि यह नागरिकों के प्रति जवाबदेह सरकार का निर्माण करते हैं। हर बार मैं यही चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, लोकतंत्र वैध सरकार बनाता है क्योंकि हर 4 या 5 साल बाद गुप्त मतदान के जरिए लोगों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस बात को पहले समझते हैं, क्योंकि बच्चों वैध सरकार इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे देश में कि हमने एक बार किसी को चुन लिया, वो आजीवन तक क्या है, आजीवन अपने मरते दम तक सरकार, मतलब या कह लो कि अपने मरते दम तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। हर 5 साल में क्या होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत के क्या होते हैं बच्चों, चुनाव होते हैं और उस चुनाव तक ही उस सरकार की वैधता होती है।
5 साल तक उसकी वैधता है, उसके बाद क्या है, दूसरा चुनाव होगा, उस चुनाव में उसको जीत कर आना होगा, तब वो सरकार बनाए। ठीक है, ये बात समझ में आए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बच्चों क्या है 4 साल में चुनाव होते हैं। जैसे कोई बताएगा मुझे कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर 4 साल में चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं बच्चों? ठीक है, नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका बच्चों, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ अभी जल्दी ही, जिसमें कमला हैरिस और दूसरे तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जीते, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, दोबारा राष्ट्रपति बने वो, है ना। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बच्चों 4 साल में होता है। ठीक है, कितने 4 साल में होता है बच्चों? 4 साल में। और एक और मजे की बात बताता हूं बच्चों, अमेरिका में कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यह बात बहुत रिमार्केबल है, ध्यान से रखना, ध्यान सुनना बच्चों। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, यानी वहां पर कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 8 साल तक क्या है, राष्ट्रपति बनकर रह सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो ये सब क्या है ऐसा, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं। हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी कई टेन्योर तक, ठीक है, प्रधानमंत्री रहे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी कई टेन्योर तक रही। मनमोहन सिंह 2 टेन्योर तक रहे। ठीक है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ देखो अभी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो क्या है, अभी 12 राष्ट्र प्रधानमंत्री बन गए। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति क्या है 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार वो चाहे क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या है वो बन सकता है। क्लियर बात ये? चलो, अब बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है जो संविधान के मुताबिक काम करती है। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। अब देखो, लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करती हैं पारदर्शिता को बच्चों? तो कई मापदंड होते हैं। जैसे समझो बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय प्रक्रिया मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होगी। अब ये मानदंड और ये प्रक्रिया कौन आधारित करता है? तो संविधान क्या करता है, इन मानदंडों और प्रक्रियाओं को क्या है, निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है और बताता है कि जो भी सरकार होगी वो कोई भी कानून, कोई भी निर्णय, कोई भी नीतियां और प्रोग्राम जब वो बनाएगी तो संविधान ने उनके लिए जो मानदंड और जो भी प्रक्रिया सुनिश्चित की है उसी के आधार पर क्या है वो अपना निर्णय और कानून क्या है बच्चों बनाएंगी। ठीक है, उस सीमा को क्रॉस नहीं करेंगी या उस लिमिटेशन को, उस क्षेत्राधिकार को पार नहीं करेंगी। जो क्षेत्राधिकार सरकार को संविधान ने दिया है उसी के अंदर रहते हुए क्या बच्चों वो काम करेगी। इससे क्या हो रहा है, इससे सरकार के निर्णय और कानून बनाने की प्रक्रिया पर एक तो वो लग रही है, रोक है, मतलब कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है। दूसरा, वो पारदर्शी ज्यादा हो पा रहा है क्योंकि न्यायालय क्या है समय समय पर इसके माध्यम से क्या है बच्चों जांच कर पाता है। ठीक है, दूसरा, वे प्रत्येक नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देते हैं। लोकतंत्र में आप देख लो क्या होता है कि जो भी सरकारें होती हैं या जो भी लोग होते हैं वहां पर जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो या तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की चुने हुए प्रतिनिधि क्या है निर्णय ले रहे हैं और बाकी मामलों में लोग खुद ले रहे हैं। तो इसमें एक बात ये होती है, इससे भी क्या होता है बच्चों, पारदर्शिता क्या है बच्चों बढ़ती है। किसी भी सरकार, देखो, नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता की जांच कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? तो बच्चों जांच कैसे करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया ना अभी, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके तहत क्या होता है, सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून बनाए हैं या जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज, उसकी जांच क्या है बच्चों, उसकी जांच क्या है लोग करवा सकते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यानी सूचना के अधिकार के तहत, ठीक है, के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर देखो, सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं और अगले आम चुनाव में सरकार बदलने की अधिकार उनके पास है। देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं बार बार यही चीजें क्या है आपको समझाते आ रहा हूं, बस ये अलग अलग चीजों में आपको लिखना होगा, बाकी पॉइंट सारे एक जैसे ही हैं लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, यह लोगों को अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं और भ्रष्टाचार की संभावना को क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं। ठीक है, जैसे पारदर्शिता किससे आ रही है बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन से। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में मान लो कोई भी योजना, कोई भी, ठीक है, कोई भी मान लो हाईवे बनाना है, ठीक है, अब उस हाईवे के लिए बच्चों क्या है, कुछ पैसा सैंक्शन हो गया, ठीक है, मान लो 2000 करोड़ रुपया क्या है बच्चों, 2000 करोड़ रुपया क्या है इस हाईवे को बनाने के लिए सैंक्शन हो गया। अब वहां देश के नागरिक क्या ये पूछ सकते हैं जब ये हाईवे बन जाएगा कि इस हाईवे को बनाने में कितना पैसा लगा है, आप जानकारी दो, आपने इसमें जो क्या क्या मटेरियल यूज किया आप जानकारी दो। ऐसा तो नहीं कि आपने 500 करोड़ रुपए का आपने बनाया हाईवे और 1500 करोड़ रुपए रख लिए, नहीं, आपसे जनता पूछ सकती है। हालांकि देश के नागरिक हमारे इतने अवेयर नहीं अभी हमारे भारत में, तो वो पूछ लें नेताओं से, लेकिन बहुत सारी जगह से पूछते भी हैं जो अवेयर लोग हैं। तो अब क्या होता है, अब सरकार इससे क्या है, भ्रष्टाचार को क्या है इससे कम किया जा सकता है। सरकार को डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा भ्रष्टाचार करें और लोग हमसे पूछ लें, जवाब मांगे। ठीक है, जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में क्या है, जो यहाँ बिहार के जो पुल है वो करप्शन का शिकार हो गए, उसकी वजह से क्या है बरसात आते ही वो ढह जाते हैं फटाफट। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो पैसा सैंक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उतना उस पर पैसा लगाया नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत लगा के क्या बाकी जेब में रख लिया जा रहा है। तो बिहार के नागरिकों के पास ये अधिकार है, पूछेंगे उनसे कि भाई ये पुल जो आपने बनाया है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या मटेरियल लगा है, क्या चीजें लगाया आपने, क्या यूज किया है, कितने दिन चल जाएगा, ये सब पूछ सकते हैं। और अगर नहीं जवाब देगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर गलत पाया गया तो फिर वो उससे सारी चीजें छीन ली जाएगी, उसका पोस्ट सब गायब हो जाएगा, उसको सजा भी होगी जेल में। ठीक है, तो ये अधिकार है लोगों के पास। ठीक है, क्लियर बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों बेहतर है बच्चों? एक तो बढ़िया सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्योंकि लोग अपने मन की सरकार चुनते हैं, लोग चुनाव चुनकर सरकार को, मतलब लोग चुनाव के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। लेकिन तानाशाही में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, वहां पर वंशानुगत होता है। जैसे सऊदी अरब में क्या है बच्चों, राजा सुल्तान के परिवार के ही लोग राजा बनते जाएंगे, एक तो ये फर्क होता है सबसे बड़ा। दूसरा, लोकतंत्र में नीति तथा निर्णय पर खुली बहस होती है, ये भी सही बात है। कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो हमारे भारत में अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा, कोई भी कानून बनाया जाएगा तो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा बहस हो रही है। ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहे हैं। लेकिन राजतंत्र में या गैर लोकतंत्र ऐसा में नहीं है, वो क्या है, वहां पर एक व्यक्ति ने कोई राजादेश पास कर दिया और वही राज आदेश क्या है मान लिया जाएगा, उस पर कोई तरीके का कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं होगा। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है। वैध सरकार क्यों है? क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी सरकार है। ठीक है, अब लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि कुछ अधिकार होते हैं उनके पास। ठीक है, और यह अधिकार को संरक्षण प्राप्त होता है संविधान का और न्यायपालिका का। न्यायपालिका संविधान के माध्यम से क्या कर रही है बच्चों, लोगों के, नागरिकों के अधिकारों को क्या कर रही है बच्चों, संरक्षित कर रही है। तो लोगों को अधिकार होती है। ठीक है, बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए, जैसे हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखो, गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां क्या है बच्चों? पहली कमियां तो यह है बच्चों की लोकतांत्रिक देशों में किसी भी निर्णय और नीतियों पर क्या है बच्चों, समय ज्यादा लगता है, देरी हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, बहुत समय लगता है, अधिक समय लगता है और देर हो जाती है उसकी वजह। जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता, वहां औपचारिकता तो होनी नहीं कुछ भी, वहां तो जो एक व्यक्ति ने बोल दिया वही राजादेश बन जाएगा, किसी को निर्णय डिस्कशन करना नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, किसी भी निर्णय पर, किसी भी नीतियों पर क्या बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिस्कशन वजह से क्या हो, वो बहुत देर लग जाता है उस पर। पहली तो बात यही है। देखो, तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है, क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती बच्चों। तानाशाही में औपचारिकता नहीं है, मतलब वहां पर डिबेट डिस्कशन नहीं होगी। वही देखो, फिर दूसरा तानाशाही का मतलब समझे ना, गैर लोकतांत्रिक देश की हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, तानाशाही का मतलब है बच्चों यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक देश, जो भी गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लिख दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग फिर कहीं पता चले। ठीक, चलो, तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा खर्चीली। क्यों ज्यादा खर्चीली है? क्योंकि यहां पर क्या है, हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, हर 4 साल में चुनाव हो रहे हैं। जैसे अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव हो रहे हैं, भारत में हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के। मतलब भारत में आप देखो कि भारत में पूरे साल ना कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और देश की जो पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो उनका आधा समय तो चुनाव में ही लगा जाता है, चुनाव जीतने में ही लग जाता है। तो वो देश के लिए क्या है, अच्छा समय नहीं दे पा रहे हैं और नहीं खर्च कर पा रहे हैं। और आज का चुनाव इतना खर्चीला हो गया है बच्चों कि आम आदमी क्या है, वो ग्राम प्रधानी के चुनाव में लड़ पाए। ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है।
लोकसभा विधानसभा का तो छोड़ ही दो, इतना खर्चीला है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जो है चुनाव जो है बहुत खर्चीला है, और लोकतंत्र बहुत खर्चीला भी तो, क्योंकि यहां निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, ये चुनाव हो रहे हैं। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है बच्चों। तानाशाही में क्या होता है बच्चों, उच्च स्तर पर, उच्च स्तर मतलब राजा क्या है, अच्छा ना हो तो क्या करेगा, खूब भ्रष्टाचार करेगा, खूब पैसा रखेगा। लेकिन लोकतंत्र में तो हर एक करप्ट है, छोटा सा अधिकारी कोई है अफसर, उससे लेकर मंत्री तक सब करप्ट है लोकतंत्र में। ठीक है, तो यहां पर तो भैया भ्रष्टाचार तो एकदम लाइन से लगा हुआ है। भ्रष्टाचार ना होता तो बिहार के पुल ऐसे थोड़ी ना गिर जाते धड़ाधड़। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता। मैंने बताया तानाशाही में एक परिवार के व्यक्ति ही क्या है बच्चों, राजा बनेंगे, बनते जाएंगे, शासक बनते जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में हर 5 साल में 4 साल में चुनाव होंगे, चुनाव होंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा, याद रखना। चलो, लोकतंत्र के बच्चों आर्थिक परिणाम बच्चों क्या है। अब हमें यह समझना है कि जो लोकतंत्र है, क्या उस जिन देशों ने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, क्या वो देश गैर लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा तेजी से विकसित हुए हैं, या उस देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में। यह चीज हमें समझना है। या आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में गैर लोकतांत्रिक देश आगे रहे हैं, या वो ज्यादा विकसित हुए हैं, ये बातें हमें समझना है। ठीक है, अब देखो, आर्थिक समृद्धि, विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम है। क्या है बच्चों, तो यहां पर समझना है। अब आगे चलते हैं। फिर देखो, आर्थिक समृद्धि और विकास बच्चों, एक बात समझना चाहिए बच्चों, कि जब हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक समृद्धि ज्यादा हुई है या गैर लोकतांत्रिक देशों की आर्थिक समृद्धि ज्यादा हुई है, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 1950 से लेकर 2000 ईस्वी तक की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, उन देशों की आर्थिक समृद्धि ज्यादा तेजी से बढ़ी है। कुछ मामलों में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो क्या है, उनको अकेले निर्णय लेना होता है, वो निर्णय और डिबेट डिस्कशन में ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, उनके यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, और चीजें खर्चीली, पैसा कम खर्च होता है। तो इसकी वजह से क्या है, उनके यहाँ क्या है बच्चों, आर्थिक समृद्धि कुछ ज्यादा हुई है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में क्या है बच्चों, आर्थिक समृद्धि क्या है, बहुत धीमी गति से क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, देखो, यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। देखो, 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है। यह बात सही है, यह बात सही है कि किसी भी देश की शासन पद्धति कैसी है, ये उस देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में शासन पद्धति का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक अकेला कारक, एक कारक तो है, एक कारक तो यह है कि वहां की सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक, लेकिन एकमात्र कारक नहीं है। और भी कई कारक होते हैं, जैसे प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन, देश की जनसंख्या, ठीक है, और दुनिया के अन्य देशों के साथ उसका संबंध, ठीक है, सरकार की नीति, आर्थिक नीतियां, ये सारी चीजें क्या होती है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो शासन पद्धति आर्थिक समृद्धि में कारक जरूर है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर या कारक होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है। देखो मैंने आपको बताया, किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक है प्राकृतिक साधन। ठीक है, जिस देश के पास प्राकृतिक साधन जितना ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा समृद्ध है। जैसे अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, अगर हम बात करें तो वो, उसके पास क्या है, प्राकृतिक संसाधन में कौन सी चीजें है बच्चों, तो जैसे अगर हम बात करें तो तेल है, कच्चा तेल उसके यहां ज्यादा मिल रहा है। अमेरिका के पास भी क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छा है। ठीक है, चाइना के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छा है। तो इनसे वजह से क्या है, भारत के पास भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधन होने से काम नहीं चलता। देश में जनसंख्या कितनी है बच्चों, हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
इसकी वजह से क्या है कि उस प्राकृतिक संसाधन पे जनसंख्या का क्या है बच्चों, दबाव पड़ता है। इसीलिए वो क्या है, भारत क्या है, अगर हम बात करें तो उस संसाधनों का क्या है, समान वितरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है। दूसरा जनसंख्या बच्चों, जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस देश की जनसंख्या कैसी है। अगर वो जनसंख्या बच्चों क्या है, जनसंख्या अगर हम बात करें तो स्किल है या कौशल युक्त है। अगर हम बात करें कौशल युक्त है, कौशल युक्त मतलब उसके अंदर कोई ना कोई क्या बच्चों, कोई ना कोई बच्चों क्या है, कला है या कुछ उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर या कुछ चीजों को लेकर है। और कैसी, या श्रमिक है। खाली श्रमिक का मतलब है कि वो लेबरिंग का काम कर रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है ज्यादा, तो ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो जापान की में बच्चों प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन उसके यहाँ जनसंख्या जो थी उसने क्या किया, उस जनसंख्या को क्या है बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, इन सब के माध्यम से क्या है, उसको एक मानव संसाधन बना दिया। इस जनसंख्या को क्या है बच्चों, मानव संसाधन बना दिया, उसको स्किल्ड दे दिया, उसके अंदर स्किल इतनी दे दी कि आज वो क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री में शामिल है बच्चों। तो जरूरत यह भी होती है कि उस देश की जनसंख्या कैसी है, वो कौशल युक्त जनसंख्या है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। अगर स्किल्ड होगी तो फिर क्या है, उस देश के विकास में वो उस देश की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है बच्चों। वैश्विक स्थिति बच्चों, यानी उस देश की वैश्विक स्थिति कैसी है। जैसे अगर हम बात करें आज अमेरिका है, रशिया है, इनकी वैश्विक स्थिति बहुत ये नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं। तो वैश्विक स्थिति के होने के नाते इनको कुछ बहुत फायदे मिलते हैं, जिससे क्या है, इनके देश के विकास, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, ये भी जरूरी होता है। दूसरा, अन्य देशों से सहयोग बच्चों क्या है, यानी जैसे अगर हम बात करें तो जैसे भारत है, भारत का अन्य देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा भी नहीं है और बहुत सारे देशों के साथ संबंध हमारा अच्छा है। तो जिनसे हमारा संबंध अच्छा होगा वो हमारे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है। जैसे कि हम रशिया से बहुत सारे क्या है, वेपन्स मंगाते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स मंगाते हैं, फ्रांस से मंगाते हैं। फ्रांस से हमने अभी जेट मंगाया था। ठीक है, वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था मुझे देखो भूल गया मैं, नाम कमेंट करके बताना। ठीक है, जो वो मंगाया था, क्या नाम था उसका, देखो बताना, कमेंट करके बताना। चलो, आप लोग की जिम्मेदारी है कि मैं, मेरे दिमाग में नहीं है ना बताना आपको। ऐसे हम इजराइल से क्या करते हैं बच्चों, जो पिस्टल है, वो जो ये भी वेपन्स है वो मंगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे आर्थिक सहयोग में क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। पैसा भी देते हैं, इन्वेस्ट कर, हमारे भारत में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे देश जिनसे हमारा अच्छा संबंध होता है वो हमारे देश में क्या है, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो सहयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस देश की नीतियां कैसी हैं, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए उस देश की नीतियां कैसी, और अगर नीतियां अच्छी होंगी तो वो देश क्या है बच्चों, उसकी देश की आर्थिक समृद्धि क्या है, तेजी से बढ़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, असमानता और गरीबी में कमी, यानी जो आर्थिक समृद्धि है ना बच्चों, वो देश, अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतांत्रिक देश अगर अपनी आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देता है तो वो क्या करता है, देश में असमानता, गरीबी और अमीरी का जो, या छोटे या बड़े का भेद खत्म करता है और देश में गरीबी को कम करने में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका या अपना क्या है, रोल प्ले करता है। तो देखो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ये बात याद रखना है। क्योंकि क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को एक बराबर माना जाता है, यानी सबको एक वोट देने का अधिकार है, हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये लोकतांत्रिक में क्या है, ये लोकतंत्र राजनीतिक अधिकार है। सामाजिक समानता की बात की गई है, लेकिन सामाजिक समानता तभी आएगी जब लोगों के पास, सभी लोगों के पास संसाधन बराबर पहुंचेंगे। जब संसाधन की प्राप्ति सबको बराबर होगी तभी हम कह सकते हैं कि सामाजिक समानता आई है। किसी के पास संसाधन इतने ज्यादा हैं कि वो संसाधनों की बर्बादी कर रहा है और किसी के पास संसाधन ना के बराबर हैं। जैसे आज हम बात करें, मुकेश अंबानी हैं या टाटा ग्रुप्स हैं, इनके पास बहुत संसाधन है। तो ये इतना संसाधन है कि ये बहुत सारे लोगों को, और कुछ किसी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो अपने लिए क्या है, एक वक्त की, 2 वक्त की सही से रोटी खा सके, खाना खा सके। तो ये भी है। ठीक है, प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, यानी वोट देने का। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। जाहिर सी बात है, बढ़ता हुआ पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं, देखो, लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कुछ ही अमीर लोगों के पास धन का बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मुकेश अंबानी, ठीक है ना, इनके पास, ठीक है, रतन टाटा जी, गौतम अडानी जी, इनके पास क्या, बहुत सारा पैसा है। और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के पास निर्भर रहने के लिए बहुत कम है।
इनके पास इतना भी नहीं कि वो सही से अपने बच्चों को शिक्षित कर पाए, अगर बीमार हो गए तो अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा पाए, और अगर मान लो उनको अच्छा खाना दे पाए, न्यूट्रिशन फुल, इनके पास इतना भी नहीं है। ठीक है, और उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतें जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है और स्वास्थ्य पूरी करना बहुत मुश्किल लगता है। ये क्या हुआ है बच्चों, लोकतंत्र में बच्चों एक ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए हो गई है, क्योंकि देश में क्या है, देश की सरकार को या देश के संविधान को कुछ ऐसा ही होना चाहिए था कि वहां पर जो संसाधन है उस देश के जो भी नागरिक है उन देश नागरिकों के पास संसाधन की बराबरी होनी चाहिए, सबको बराबर संसाधन यूज करने का अधिकार होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो गरीबी है, जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है वो कम होती। लेकिन बच्चों क्या है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास नहीं है। तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने खड़ी हुई है, जिसमें सरकार क्या कर सकती है, कुछ आगे आ सकती है। देखो, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर गरीबी के प्रश्न का समाधान करती हैं। जैसे क्या योजना है, जैसे आपने पीडीएस देखा होगा, है ना, जन वितरण प्रणाली जिसको हम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल हैं बच्चों, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है कि हर फैमिली में एक व्यक्ति को क्या है 5 केजी क्या है एक मंथ में क्या है बच्चों मिनिमम दर पर क्या है अनाज दिया जा रहा है, जिसमें 2 किलो चावल होता है और 3 किलो गेहूं होता है। तो ये सरकार की यह नीति कि सबका क्या है भोजन पहुंचे। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने क्या किया, भोजन के लिए तो ये कर दिया बच्चों गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या किया बच्चों, तो स्वास्थ्य के लिए बच्चों क्या किया कि जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, अभी जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, उस आयुष्मान कार्ड के तहत जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो उसमें है ना पर फैमिली जो है, एक फैमिली जो है 5 लाख तक का क्या है मुफ्त इलाज करा सकता है। ये 5 लाख का बीमा है बच्चों। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ये कर रही है गरीबों के लिए, ध्यान सुनना। तीसरी बात शिक्षा के लिए बच्चों क्या है, शिक्षा के लिए क्या बच्चों प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इससे क्या हो रहा है शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन तीनों कामों पर क्या है सरकार काम कर रही है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये गरीबी कम करने का, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम है बच्चों। ठीक है, जैसे आपने देखो गैस सिलेंडर बच्चों, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को क्या किया गया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटा गया। हालांकि ये बात अलग है कि जब वो बांट फिल करके दिया गया उसके बाद दोबारा बहुत सारी महिलाओं ने गैस भराया ही नहीं। रीजन की गैस इतना महंगा है गैस कि उसको भराया ही नहीं। ठीक है, ये बात तो सही है कि आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया भाई, 1100 रुपए एक गृहिणी कैसे, जो जिनकी जीविका के लिए वो 200 रुपए भी डेली नहीं कमा रहे हैं और वो 1100 रुपए महीने में सिलेंडर कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे भाई। 1100, 1150, 1250, 1200 तक का गया। मैंने खुद बुक किया है भाई सिलेंडर, मेरे घर का मैं ही करता हूँ। तो 1200 रुपए तक, 1050, अभी शायद 900 कुछ रुपए का है, 950 या कुछ समथिंग, 850 समथिंग का है। अभी इलेक्शंस में घटे दाम उसके, यानी इलेक्शन जब आएगा तो उसके दाम घटा दिए जाएंगे। क्यों, यानी वो इतने पे मिल सकता है सिलेंडर, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। सरकार कितना बेचना चाह रही है, तो 1000, 1100, 1100, 1200, 1250 में इतना महंगा सिलेंडर चल रहा है। तो एक गरीब परिवार के लोग कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए गांव में बहुत सारे लोगों को सिलेंडर मिला, वो सिलेंडर ऐसे रखा, अभी वो लकड़ी पर ही चूल्हा बना रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि उनको चूल्हे से अलग करना, क्योंकि चूल्हे के धुएं से महिलाओं को बहुत सारी बीमारी हो जाती है और चूल्हे के से धुएं से निकली लकड़ियों से क्या होता है बच्चों, पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। तो हमारा उद्देश्य यह था कि पर्यावरण को बचाना और महिलाओं के स्वास्थ्य को, घर में रहने वाले लोगों को जो सांस की बीमारी हो जाती है धुएं की वजह से, उससे बचाना। लेकिन हमने वो नहीं कर पाया ना, हम वो लक्ष्य को हमने बनाया था लक्ष्य, लेकिन हम वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए ना, मतलब उसको हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अफोर्ड नहीं हुआ, अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि गैस इतनी महंगी कर दी आपने भाई, गैस इतनी महंगी कर दी। मतलब बात तो यही हुई ना बच्चों, एक बात तो यही होगी, लोग ने हाथी तो खरीद लिया, आपने किसी को हाथी दान तो दे दिया। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि चलो हम आपको हाथी दान देते हैं, लेकिन आपने ये पूछा कि क्या आप हाथी को खिला पाओगे, भाई जाहिर सी बात है, हाथी दान तो हर कोई ले लेगा भाई, दान में मिल रहा है ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन हाथी को खिलाना आसान तो आम थोड़ी ना है।
हाँ जी, वो हर कोई थोड़ी है, वही चीज है ना, सिलेंडर आपने दिया लेकिन सिलेंडर में जो गैस भरी जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार भर दिया और आजीवन तक चलेगा, वो ऐसा भी नहीं है। महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में गैस सिलेंडर जब खत्म होगा तो फिर उसको भराने के लिए पैसा चाहिए। सब्सिडी आपने खत्म कर दी, सब्सिडी आप दे नहीं रहे हो। सब्सिडी के नाम पे मेरी मम्मी के अकाउंट में 2 रुपए आते हैं, मतलब मैं खुद का बता रहा हूं, मैं इस चीज को 2 रुपए आते हैं हर महीने, सब्सिडी के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे उस चीज को? क्लियर है बात? चलो अब देखो, लोकतंत्र असमानता और गरीबी को कम करने में सक्षम है। कैसे कम करने में कैसे सक्षम है बच्चों? तो देखो, या प्रत्येक नागरिक को समान मतदान अधिकार देकर राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। ये तो बात सही है, सुनिश्चित की स्पेलिंग ऐसे होगी, ठीक है, ये गलत है, ये वाला सुनिश्चित गलत है और ये वाला सुनिश्चित गलत। तो वही क्या करता है, प्रत्येक नागरिक को क्या करता है, समान अधिकार, मतदान का अधिकार देकर क्या है, राजनीतिक समानता करता है। फिर देखो, यह समूह सक्रियता के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, जो गरीब लोगों की चिंताओं को उठाने के लिए समान अवसर की ओर जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो जो एनजीओ है बच्चों, जो देश में जो भी एनजीओ हैं, वो क्या कर रहे हैं, देश के नागरिकों की, जो भी गरीब लोग हैं उनके हितों की बात कर रहे हैं, सरकार से उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जिनको हम बोलो सामूहिक सहायता बोलो, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो लोगों के, जो गरीब लोग हैं उनके हितों के लिए क्या है बच्चों, काम कर रही है। ठीक है, यह समाज के किसी भी वर्ग की आवश्यकता के आधार पर आर्थिक लाभ के हस्तांतरण के लिए पुनर्वितरण का तंत्र का समर्थन है। मतलब पुनर्वितरण मतलब क्या है, वहां पर लोगों को जो है, मैंने बताया खाद है, ठीक है, भोजन के लिए क्या है, वो सारी चीजें देना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर मुफ्त में जो दिया गया, फिर है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जो दिया गया, वो सारी चीजें क्या है इसमें की गई है बच्चों। ठीक है, क्लियर बात, ये आगे बढ़े। चलो अब देखो, यह सामाजिक समानता सुनिश्चित करने वाली आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। भाई आप राजनीतिक अधिकारों की सारी बात करते जा रहे हो, आप लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक अधिकारों को, समानता के लिए हम क्या कर रहे हैं, समानता के लिए भाई सरकार कर रही है, लेकिन क्या उतना काफी है, क्या उतना काफी है, नहीं है, उतना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र में अगर आपको सामाजिक समानता लाना है तो सबको रोजगार देने का प्रयास करो। जब तक लोग रोजगार नहीं होंगे तब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी। रोजगार आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो धीरे धीरे अपने आप क्या है, वो समृद्ध होते जाएंगे। जो जरूरी यह है कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिल जाएगा तो देश की आर्थिक समस्याएं वैसे दूर हो जाएंगी। ना देश के लोगों को सब्सिडी देने की जरूरत पड़ेगी सरकार को, ना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना होगा। आप सिर्फ सबको रोजगार दे दो, उसके बाद आप शिक्षा पे काम ना करो, कोई दिक्कत नहीं, सब कर लेंगे वो लोग, सब खरीद लेंगे, पैसे से सब मिल जाता है। भाई देखो ना, गरीब जो भी, जिसके पास पैसा है उसकी क्या जरूरत है, ना उसको स्वास्थ्य के लिए बीमा आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, जिसके पास पैसा है। मुकेश अंबानी को भाई जरूरत है 5 लाख के आयुष्मान कार्ड की, मुकेश अंबानी को जरूरत है अपने बच्चों को प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की, मुकेश अंबानी को जरूरत है पीडीएस के तहत राशन कार्ड में, राशन की लाइन लगकर राशन खरीदने के लिए, नहीं है, पैसा है तो रोजगार है, समृद्धि है उनके पास। जब ये लोगों के पास आ जाएगा तो वैसे ही देश की आधी गरीबी, आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग सरकार पर क्या है, लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी, और सरकार क्या है, लोगों के कल्याण के लिए सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा। लेकिन इस तरफ लोग सोच कहां रहे हैं, हम धर्म के ऊपर सोच रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही, चल रही समस्याएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र के बच्चों क्या है, सामाजिक परिणाम देखेंगे बच्चों। यानी लोकतंत्र ने क्या है, समाज में क्या बदलाव कर दिया, या लोकतंत्र की वजह से समाज में क्या सामंजस्य आया है, ये वैमनस्य आया है, इस चीज को समझेंगे। तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। कैसे उपलब्ध कराती है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि बेल्जियम का एग्जांपल लिया। जैसे आप भारत का ही देख लो ना बच्चों, भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है, अलग अलग जातीय इतने ग्रुप्स हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद क्या है, आज भारत का है एक 75 साल से क्या है, भारत सही तरीके से चल पा रहा है।
हालांकि ये जरूर है कि बीच बीच में टकराव हो जाते हैं, बीच बीच में दंगे हो जाते हैं, कुछ होते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि घर में 4 लोग रहेंगे, 4 बर्तन है तो खटर पटर तो होगा ही होगा ना। तो ऐसे भारत में भी हो रहा है, लेकिन भारत में एक ऐसी स्वर आवाज नहीं उठ रही है कि हम एकदम अलग चाहिए, ये है वो है, नहीं। हालांकि एक पंजाब में कुछ लोग हैं खालिस्तानी, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं। तो लोकतंत्र में क्या है, सबके लिए क्या है, व्यवस्था क्या है बच्चों, सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। फिर देखो इसमें सामाजिक टकराव की संभावना कम रहती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम ने जब अपने यहाँ एथनिक ग्रुप्स को, जो भी जातीय समूह थे उनके जो भाषा, अलग अलग भाषा बोलने लगे, जब उनको सबको समानता दे दी तो फिर क्या है, टकराव कम हो गए। और वही क्या हुआ कि श्रीलंका ने नहीं अपनाया, श्रीलंका में क्या है बच्चों, टकराव हुआ, ठीक है। तो देखो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है बच्चों, मैं आपको समझाते आ रहा हूं, यहां पर व्यक्ति नहीं होगा बच्चों, ये व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा, ठीक है, लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जब देश आजाद हो तो उससे पहले शूद्र लोग हुआ करते थे, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो क्या है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग। अब इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया बच्चों, रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत सारे लोग आरक्षण के खिलाफ हैं बच्चों, आरक्षण के खिलाफ, मैं खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ हूं जो इन जाति में, जो एससी, देखो मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको सच में आरक्षण देना चाहिए, यानी एससी एसटी में और जो भी अदर बैकवर्ड क्लास में जो भी हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी क्या है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इन ग्रुप्स में जो भी एक एससी एसटी में जो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ गए हैं, उनको अभी ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनके ऊपर क्या है, ये चीजें लागू होनी चाहिए कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आरक्षण क्यों दिया गया है, ताकि, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, तो आपके लिए कुछ सुविधाएं दी गई ताकि आप क्या है, आप समाज के में आप सम्मान से जी सको, आप अपने बच्चों को पढ़ा सको फ्री में या मुफ्त में, या रिजर्वेशन के तहत क्या 2-4 नंबर कम भी होंगे तो आपके साथ समानता का व्यवहार करते हुए क्या हम आगे बढ़ा देंगे, ताकि आपकी कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व बढ़े। ये करने के लिए किया गया। लेकिन जो वास्तव में जो एससी एसटी ओबीसी जो क्लास में जो भी ऐसे हैं जो जिनके पास अच्छा आर्थिक संसाधन है, जो नौकरी भी कर रहे हैं, अब देखो हम, जैसे मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मेरी फैमिली में भी है, मैं बताता हूं। तो अब भाई जिनके फादर 80,000 90,000 रुपए पर मंथ क्या है सैलरी ले रहे हैं, अब उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं भाई, उनको किसी भी तरीके, मेरा मानना है कि वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे एससी हो एसटी हो, उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। सरकार को सिरे से खारिज करना, ऐसी लिस्ट बनाओ एससी एसटी की। मेरा मानना है कि सरकारी ऑफिसर की जो भी एक अच्छे रैंक पे आते हैं, जो 50,000 60,000 के अराउंड के आसपास क्या सैलरी उठा रहे हैं, जो भी सरकारी ऑफिसर, उनकी एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट में उनके जितने भी बच्चे हैं उनको हटाओ, मतलब उनको रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों मिले भाई रिजर्वेशन? आप आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हो, आप शैक्षणिक रूप से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ही पा रहे हो, दोनों पैरामीटर आप पूरा फुलफिल कर रहे हो, तो आपको क्यों मिलेगा भाई रिजर्वेशन? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन जिनको जरूरत है वास्तव में वो ले ही नहीं पा रहे, और ये भी बात है, रिजर्वेशन जिनको मिलना चाहिए वास्तव में वो नहीं ले पा रहा। जो उस जाति से होने के बाद है और उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो ले रहा है क्योंकि वो उस जाति में है, आता है, उस जाति का है वो। तो ये समस्या है रिजर्वेशन के साथ थोड़ी सी, ठीक है। चलो आगे बताओ। अब हम बात करें बच्चों सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, यानी जो लोकतंत्र है ना बच्चों, लोकतंत्र क्या करता है, जो सोशल जो डायवर्सिटी है, जो सामाजिक विविधता है, उनके बीच में क्या है, एक सामंजस्य बनाए रखता है, उसमें एक सद्भावनापूर्ण माहौल बना रखता है, ठीक है। कैसे बनाए रखता है, तो सबको समान अवसर देता है, सबको समान। देखो जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग लिंग के लोग भी हैं, ये भी तो एक विविधता है, ठीक है। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या किया कि राज्य इनके बीच में किसी प्रकार कोई भेदभाव ना करे, तो सरकार ने क्या किया, तो संविधान में क्या किया, अनुच्छेद 15 लाया गया। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया कि राज्य को है देश के नागरिकों के साथ जाति में क्या है, अलग अलग सामाजिक विविधता है। देखो हाई क्लास लो क्लास ऐसे आते हैं, ठीक है। धर्म देखो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म, लिंग में पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये आ जाता है। और इसी तरीके से जन्म स्थान के आधार पर कोई पिछड़े, कोई बहुत बैकवर्ड इलाके से आ रहा है, इनके आधार पर क्या है, आप किसी भी तरीके का भी भेदभाव नहीं करोगे। धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो जब राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरा समझो, राज्य तो नहीं करेगा,
कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ इसके आधार पर अगर भेदभाव करते हुए पाया गया तो फिर क्या होगा, उसको सजा होगी, उसको क्या होगी, सजा होगी बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, इससे क्या हो रहा है कि लोकतंत्र क्या कर रहा है, जो सामाजिक सामंजस्य है, जो सामाजिक विविधता है, उनके बीच में क्या कर रहा है, सामंजस्य बनाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब देखो हर देश सामाजिक विविधता से भरा हुआ है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है बच्चों। भारत में ही इतना ज्यादा डायवर्सिटी है कि दुनिया में कोई देश इतना डाइवर्स नहीं जितना भारत है, तो यहां समय समय टकराव होते रहते हैं, तो स्वाभाविक है बच्चों। फिर देखो लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। कैसे करता है बच्चों, देखो लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। जैसे आज हमारे देखो कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो कुछ लोग कट्टर हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई सब देश में रह रहे हैं, सब एक ही देश के नागरिक हैं, भाई आप मुस्लिम हो तब ठीक है, आप कुरान पढ़ो, आप मस्जिद जाओ, आप अपने तरीके से त्योहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम हिंदू हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम अपने तरीके से दिवाली और ईद होली मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको लग रहा है कि ठीक है भाई हमारा देश है, देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलकर रहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये हिंदुओं का देश है, सिर्फ हिंदू यहाँ रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, जाएंगे यहाँ से भाग जाएंगे, एक अलग सोच है। लेकिन क्या है बच्चों, विविधता है, विविधता में एकता को बनाए रखना ही तो भारत को अलग बना रहा है। भारत अगर विशेष है पूरी दुनिया में तो क्यों विशेष कहा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश में एकता बनी हुई है, और उस एकता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, लोकतंत्र की। क्योंकि लोकतंत्र ने उन लोगों को संरक्षित कर दिया, ठीक है, लोकतंत्र के द्वारा बनाए गए संविधान ने उस देश को संरक्षित कर उन लोगों को संरक्षित कर दिया जिनको ये डर था कि हम कम संख्या में हैं या हमारी जनसंख्या कम है तो हमारे साथ भेदभाव होगा, हमें दबाया जाएगा बहुमत के द्वारा, बहुसंख्यक के द्वारा। तो उसने क्या किया, कम कर दिया बच्चों। ठीक है, मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। ठीक है, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। क्या होता है बच्चों, और इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका बच्चों, श्रीलंका में ठीक है, इसको बाद में 2009 में बुद्धि आई, 2009 में इनकी बुद्धि खुली, तब जाके इनको समझ में आया। 1956 से लेकर बच्चों इन्होंने 2009 तक खूब इनके यहाँ गृह युद्ध चला, जमकर गृह युद्ध चला, और जमकर इनकी आर्थिक समृद्धि और इनकी आर्थिक जो संपत्ति थी और जो भी इनकी सार्वजनिक संपत्ति थी सब नष्ट होती थी, खूब जलाई गई इनकी। बाद में इनको समझ में आया कि भैया लड़ने वड़ने से कुछ नहीं है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में कुछ नहीं रखा है, सब लोग मिलकर रहो। ठीक है, तो ये जरूरत है। जैसे यूरोप 2 महायुद्ध झेलने के बाद उसको समझ में आया कि भैया हिंसा में कुछ नहीं रखा, अभी भी लोगों उनको समझ नहीं आ रहा है, जरा जरा से बित्ती भर की लैंड के लिए क्या है वो लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है ना, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर चलता रहता है, इजराइल इधर फिलिस्तीन वॉर चलता रहता है, और हमारे भारत के चारों तरफ भी कुछ ऐसे देश हैं, अशांत देश हैं, जिनको देश में कभी शांति रहती नहीं, जैसे म्यांमार है, जैसे श्रीलंका में भी है। इधर अगर हम बात करें तो इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान तो भैया हमेशा ही लड़ा, उधर बगल में अफगानिस्तान, वो भी, मतलब आप देख लो कि लगभग जितने भी देश हैं सब अशांत ही रहता है, और उसकी वजह से भारत भी प्रभावित हो रहा है बच्चों। ठीक है, नागरिकों की गरिमा। ठीक है, नागरिकों की क्या है बच्चों, गरिमा, क्योंकि बोलते बोलते ना तो मुंह चपकने लगा, थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना, थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि मुंह गया है, चपकने लगा। ठीक है, तो चलो, नागरिकों की गरिमा। गरिमा का मतलब होता है, ये किसी लड़के का नाम नहीं है, ये गरिमा का मतलब होता है डिग्निटी। ठीक है, हाँ मतलब अलग ही चल रहे हो। गरिमा का मतलब होता है डिग्निटी। एक व्यक्ति, मैंने बताया जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ उसके साथ कुछ सम्मान जुड़ जाता है, वो जो सम्मान है ना, जो उसी को बोलते हैं डिग्निटी। आजादी का मतलब समझ रहे, फ्रीडम बच्चों। अब देखो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों की गरिमा और उसकी आजादी को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है, देखो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन की प्रणाली से कहीं बेहतर है। क्यों बच्चों, क्योंकि डिग्निटी को बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत सारे क्या है बच्चों प्रावधान किए गए संविधान। जैसे हमारे संविधान में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद क्या है, मूल अधिकारों में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, एक अधिकार ही दिया गया है, जो कहां से कहां तक है बच्चों। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर बच्चों क्या है, अगर हम बात करें, एक चीज 14 से नहीं,
अनुच्छेद 19 से लेकर क्या है बच्चों अनुच्छेद 22 तक। ये क्या है बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार देता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, है ना, जिसमें राइट टू लाइफ है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उससे पहले समानता की बात करता है। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, हमारे संविधान में बात की गई है बच्चों। ठीक है, अब हर व्यक्ति अपने साथी से सम्मान पाना चाहता है। ठीक है, साथी मतलब जो भी उसके साथ है। कभी कभी व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ उचित सम्मान नहीं किया जाता है। यह भी सही सी बात है कि कभी कभी भैया सम्मान क्या है, सम्मान को लेकर ठेस पहुंचती है उनको, तो वो संघर्ष भी होता है दो लोगों के बीच में। देखो फिर क्या है, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए जुनून लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर के लोकतंत्रों ने इसे यानी किसे सम्मान और स्वतंत्रता विभिन्न स्तरों पर मान्यता दी है और हासिल किया है। लेकिन यह पहचानना आसान बात नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हैं। जाहिर सी बात है, हमने राजनीतिक रूप से तो सबको समान बना दिया है कि सभी को एक वोट देने का अधिकार है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, सभी के पास क्या है स्वतंत्रता समानता को बनाए रखने का अधिकार है। ये सारी चीजें हमने दी, लेकिन बच्चों आर्थिक समानता नहीं है। इसके वजह से आर्थिक समानता भारत में नहीं आ पाई है या दुनिया के अन्य देशों में नहीं आ पाई है। राजनीतिक समानता की बात करते हुए हम आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं, बढ़ावा देते हैं, लेकिन अभी भी आर्थिक समानता नहीं आई है क्योंकि कुछ लोग धनी बहुत ज्यादा है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता। बच्चों, लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसने महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार, उनकी स्वतंत्रता की बात की है और जिनके सम्मान की बात की है। क्योंकि लोकतांत्रिक देशों से ही क्या बच्चों महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की और अपने अधिकारों के लिए क्या है बच्चों वो लड़ी। कई दशकों तक या हम कह लो कि बच्चों कई शतकों तक क्या है बच्चों महिलाओं ने अपने अधिकारों की आवाज उठाई और उस आवाज को उठाते हुए क्या बच्चों उन्होंने अपने अधिकारों की बात की। और अब जाकर क्या है दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश है वो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की क्या है बच्चों बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में रहने वाली महिलाओं को समान अवसर दिया जाए, उनको समान अधिकार दिया जाए, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं। ये बात की तो लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बराबर आवाज उठा रही हैं और आवाज उठाने के साथ साथ में उनकी आवाज सुनी भी जा रही है। और आज दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोकतांत्रिक देश अभी ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के जितने अधिकार नहीं है, लेकिन उनको कम से कम अपने अधिकारों को लड़ने के लिए एक अधिकार तो प्राप्त है ना लोकतांत्रिक देशों में। अगर आप बात करें तो बच्चों मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले क्या है आप देखोगे तो वहां पर लोगों को क्या है किसी भी तरीके का अधिकार नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं थे बहुत सारे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ये है अमेरिका है, अमेरिका में महिलाओं को 1920 के आसपास क्या है वोट देने का अधिकार मिला। फ्रांस में 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को बहुत देर से राजनीतिक अधिकार मिले, लेकिन धीरे धीरे अधिकार मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो देखो लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई। ठीक है, महिलाओं के लंबे संघर्षों ने आज कुछ संवेदनशीलता पैदा की है कि लोकतांत्रिक समाजों के लिए महिलाओं के प्रति सम्मान और समान व्यवहार आवश्यक है बच्चों, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों आवश्यक है। ठीक है, अब देखो औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है बच्चों। आज कोई भी गलत प्रथा है, कोई भी गलत क्या है बच्चों, कोई भी गलत मान्यता है, उसके खिलाफ क्या है महिलाएं क्या है लोकतांत्रिक देशों में आवाज उठा रही हैं और उनको क्या है खत्म करवा रही हैं। जिसमें आप देखो क्या है बच्चों एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं नारीवादी आंदोलन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। नारीवादी आंदोलन क्या है बच्चों, जिसमें सिमोन द बुआ, ठीक है ना, ये जैसी जो क्या है बच्चों जो क्या कर रही हैं, तो नारीवादी आंदोलन क्या है बच्चों चालू है। अब नारीवादी आंदोलन में बच्चों क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो देखो अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है
ना नैतिक रूप से। जहां पर गैर लोकतांत्रिक देश हैं उनकी भाई स्थिति देख लो, जैसे अफगानिस्तान का मैं एग्जांपल लेता हूं, वहां पर सैन्य शासक है, या कह लो कि वहां पर आतंकवादी शासक तालिबानों का शासक है। अब तालिबानियों ने क्या किया है कि महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरीके से छीन लिया। ना तो उनको वोटिंग अधिकार दिए हैं, ना उनको शिक्षा का अधिकार दिया है, उन्हें कुछ नहीं, बस उनको घर के अंदर रहना है, खाना बनाना है और सब कुछ करना है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। तो देख लो पूरा अधिकार छीन लिया बच्चों। इराक में, ईरान में क्या है बच्चों, ईरान में बच्चों क्या है, एक लड़की ने हिजाब ना पहनने की वजह से उस लड़की पर क्या है, ठीक है, हिजाब ना पहनने की वजह से क्या है, उस लड़की पर क्या है, उसको जेल में डाला, उसको मारा, उसकी मौत हो गई ईरान में। आप सोच लो, हिजाब ना पहनने की वजह से, सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से क्या है, उनके उसके साथ ये चीजें की गई हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, जस्ट अ वेट। ठीक है, तो हिजाब ना पहनने की वजह से सिर्फ ऐसा हुआ उसके साथ, समझ रहे बच्चों। ऐसे ही और देश अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे 2015 से पहले अगर हम सऊदी अरबिया या यूएई की बात करें, तो वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर महिलाओं को क्या है, अधिकार नहीं थे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे क्या थे बच्चों, अधिकार नहीं थे। एक सेकंड बच्चों, ठीक है, बहुत सारे क्या थे, अधिकार नहीं थे। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल थी, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, चलो अब वंचित समूहों की गरिमा और स्वतंत्रता। वंचित समूह कौन से बच्चों, तो जैसे एससी, एसटी और जो भी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनकी क्या है बच्चों, उनकी गरिमा और उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या है बच्चों, लोकतंत्र में भरसक प्रयास किए गए। आप देख लो बच्चों, अनुच्छेद 15 में किसके लिए संरक्षण की बात की गई, क्योंकि जाति के नाम पर क्या बहुत सारा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, यह अनुच्छेद 15 में बात कर दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 15 में बात कर दी गई। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 में क्या किया गया बच्चों, अनटचेबिलिटी को अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या किया गया, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, यानी अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं, अस्पृश्यता, ठीक है, ये खत्म कर दी गई। कहा कि आप किसी के साथ क्या है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, खत्म की गई, ताकि क्या हो कि जो वंचित समूह है, जो एससी एसटी, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग था, उसके साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव ना हो, उसके गरिमा को, उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसके लिए संविधान में क्या किया गया, बहुत सारे प्रावधान किए गए। और ये ऐसा लोकतांत्रिक देशों में ही किया जा सकता है। देखो, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को बल दिया। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों, आज भी देखने को मिलते हैं बच्चों, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। मतलब लोग कर रहे हैं, समाज में रहने वाले लोग जो है भेदभाव और दमन जैसी नीतियां, जातिगत भेदभाव कर रही हैं, निम्न जाति के साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ और जैसा चीजें हो रही हैं, लेकिन कानून या सरकार या ऐसी चीजें ये लोग नहीं कर रहे हैं। कानून या नैतिक कोई बल नहीं है, बस समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। समता इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए। और आज देख लो कि जो भी वंचित वर्ग में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हुए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, अपने अधिकारों की क्या है, बात करते हैं। ठीक है, क्लियर बात ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है बच्चों, देखो अब देखो, इसमें बहुत आसान है। देखो, लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। ठीक है, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना की वजह, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने सम्मान स्वतंत्रता के साथ जीने, कहीं भी घूमने, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या है, उसकी गरिमा को बनाए रखता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के पास समान व्यवहार किया जाता है, सभी नागरिकों के साथ बच्चों, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हालांकि नागरिक में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन कोई अमीर है तो इस आधार पर उसके साथ क्या है, किसी भी तरीके कोई भी अलग बिहेवियर नहीं किया जाएगा। उसके साथ क्या है, कानूनी रूप से क्या है, सभी एक बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, सबके साथ क्या है, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जिस कानून के लिए है ना, जिस दंड के लिए क्या है, जिस
गलत काम के लिए एक रिक्शे वाले को जो कानून दंड दिया जाएगा, सेम वैसा ही दंड किसे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। तो ये चीज है ना, लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया, ये तो बात आप समझ ही रहो। अभी उतने अधिकार नहीं मिले महिलाओं को, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो उस श्रेणी में आती जा रही है। ठीक है, लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं क्रूरता को कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। जाहिर सी बात है, समाज में लोग कर रहे हैं, लेकिन कानून ने इसको बैन कर रखा है। अगर पकड़े गए तो जेल जाओगे, आपको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात। आप आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर तो हो गया एंड, क्योंकि इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी चीजें जानोगे, और मैंने प्रयास किया कि आपको समझा दूं, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा और आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपको लगा कि क्लास में मजा आया, क्लास में बहुत अलग चीजें सीखने को मिली, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी क्लास, और जो भी बच्चा क्लास में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी क्लासेस हमारी होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और लोग भी क्या है हमारे साथ जुड़ें, ताकि जो और अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, वो जो है हमारे थ्रू क्या है पढ़ सकें, जो हम लोगों ने एक माना कि हम एक अच्छा कंटेंट आपको देना चाहते हैं। तो उसको क्या है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं। और हाँ, ये जो है ये क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि समझने वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया और उसको समझ में आ भी गया होगा। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से याद हो जाएगा। और अब अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा सकते हो, आपसे लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि बच्चों ये समय ऐसा है कि जब आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो, पिछला छोड़ते जा रहे हो, पिछला रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो पाएंगी, फिर आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या करो, अब से रिवीजन करना शुरू करो, और जो नई चीजें छूट गई हैं, जो चीजें छूट गई उनको धीरे धीरे क्या है उनको पढ़ना शुरू करो। लेकिन रिवीजन पर ज्यादा टाइम दो, फोकस करो, ज्यादा टाइम रिवीजन दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, तभी जाकर क्या है आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।